हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करूंगा वो टॉप 5 मिस्टेक्स जो कि प्रत्येक प्रतियोगी करता है अपने प्रिपरेशन के टाइम में। ठीक है, ये मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो जिससे आपको गुजरना पड़ता ही है, और जिनको इन मिस्टेक्स के बारे में पता चल जाता है शुरुआत के दौर में ही, वो इसे सुधार करके सफल हो जाते हैं। और जो इस पे ध्यान नहीं देते हैं, उनका जो प्रिपरेशन का टाइम है वो लगातार बढ़ता ही रहता है। तो ये 5 मिस्टेक्स मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। ये 5 मिस्टेक्स नहीं, उसके अंदर बहुत सारे और चीज़ें मैं कवर करूंगा। तो ध्यान से देखिएगा और कोशिश करिएगा इसमें से ढूंढने की खुद से कि क्या कुछ आप भी कर रहे हैं। अगर उनको कर रहे हैं तो उनको आप अभी से ही सुधार लीजिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहली जो मिस्टेक होती है वो क्या होती है कि डू नॉट अवेयर अबाउट अपडेट्स। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आप अगर अपडेट नहीं आपको है उसके बारे में कि क्या कुछ उसका पैटर्न चेंज हुआ है। जैसे यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं। अपडेट किसके बारे में होना चाहिए? सिलेबस के बारे में। एग्ज़ाम्स आजकल हो रहे हैं, सिलेबस चेंज होता रहता है। हर एक बार जब एग्ज़ाम आता है तो आप पुराना कोई सिलेबस आप नहीं उसको फॉलो कर सकते हैं। कई सारे लोग होते हैं, जैसे कहीं पे पढ़ रहे हैं, किसी से पढ़ रहे हैं, कहीं कोचिंग में या कहीं भी अपने से ही पढ़ रहे हैं, उनके पास पुरानी बुक्स होती हैं या फिर पुराना स्टडी मटेरियल होता है, तो वो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होता है। तो अगर आप उससे पढ़ रहे हैं तो वो आपको फ़ायदा नहीं करेगा। हालांकि आप पढ़ रहे हैं लेकिन जो सही चीज़ है वो नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप अपने आप को अपडेट रखिए सिलेबस के अनुरूप। जब भी नोटिफिकेशन आए किसी भी प्रिपरेशन का, चाहे वो बैंक की जॉब का हो, चाहे एसएससी की जॉब का हो, कोई भी आपकी जॉब है, तो पहले सबसे पहले देखिए सिलेबस में क्या कुछ बदलाव हुआ है, क्या हुआ है, तो क्या हुआ है। और ये ध्यान रखिए कि जो भी बदलाव हुआ है, जो कि नया ऐड हुआ है, उसे आप सबसे पहले तैयार करिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। दूसरा जो आपको अपडेट किस पे रखना है अपने आप को, पैटर्न पे, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते। वो सोचते हैं बैंक का एग्ज़ाम देना है, एसएससी का एग्ज़ाम देना है, मैथ, रीजनिंग, जीएस ये सब आएगा, बस वो मुझे पढ़ लेना है। वो इस बात पे फोकस ही नहीं करते हैं कि मुझे क्या पढ़ना है। जैसे मैं मैथ के सेक्शन की बात करूं, मैं मैथ पूरी पढ़ डालूं, ठीक है, अगर मैं बैंक का एग्जाम देने जा रहा हूं, मैथ पूरी पढ़ डालूं, केवल मैं कह दूं कि मैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को नहीं पढ़ूंगा, नंबर सीरीज मुझे नहीं समझ में आता है, और डीआई में बहुत टाइम लगता है, ये तीनों चीज़ मैं छोड़ करके बाकी सब कुछ मैंने पढ़ लिया है। तो अगर आप किसी सीरियस एस्पिरेंट से मिलेंगे या किसी से भी मिलेंगे जिसको जानकारी होगी, उसे पक्के तौर पे पता है कि केवल 3 सेक्शन आपने नहीं पढ़ा है और इससे कम से कम कुछ नहीं तो आप 30 से 35 नंबर, अगर 50 नंबर का पेपर आपका हो रहा है मेंस का, तो 30 से 35 नंबर यहीं से आपको लॉस हो रहा है। आपने तैयारी केवल 15 नंबर की है। तैयारी 15 नंबर के आएगा कितना ही आप ही जानते हैं। ठीक है, तो आपको पैटर्न देखना होगा कि क्या कुछ पैटर्न हो रहा है। और अगर बैंक के एग्जाम की बात करूं तो हम हर साल नए पैटर्न के साथ देखते हैं कि एग्जाम आ रहा है, तो हमको पैटर्न बहुत ही अच्छे से फॉलो करना होता है कि पिछले एग्जाम्स में पैटर्न क्या चल रहा है, कैसे पूछे जा रहे हैं, प्री में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, मेन्स में क्या आ रहे हैं। अगर आपको पैटर्न के बारे में बिल्कुल भी कोई भी अपडेशन नहीं है, कुछ भी नहीं पता, आप पुराने पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, फिर आप एकदम से सफल नहीं हो सकते हैं। बात तो लिख के रख लीजिए। ठीक है, तो पैटर्न के बारे में आपको अपडेट होना चाहिए। कभी भी तैयारी आप शुरू करिए, आप पहले पैटर्न को देखिए, क्या कुछ पूछा जा रहा है। किसी भी सेक्शन को ले लीजिए, चाहे मैथ, रीजनिंग, किसी को भी ले लीजिए, क्या कुछ ज़्यादा आ रहा है, क्या कुछ कम आ रहा है, उसी के अनुरूप अपनी प्रिपरेशन को ढालिए। नेक्स्ट बात करते हैं कट ऑफ की। फिर यहाँ पे आपको अपडेट होना चाहिए कट ऑफ कैसा आपको मूव हो रहा है। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि इस बार कट ऑफ काफ़ी हाई जा रहा है, इसका मतलब क्या निकलता है इस बात को देखिए। और जो कट ऑफ होगा इस बार का, जो नया नोटिफिकेशन आया है, इसके अनुरूप क्या होगा, वो कैसे डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। उसके अनुरूप एस्पिरेंट तो हर साल बढ़ते ही जाते हैं, ठीक है, उसको आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी, अगर आप सोचिए अगर 100 पोस्ट की जॉब आई है कोई, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कट ऑफ बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर आप को ये सारी चीज़ें नहीं पता हैं तो क्या करेंगे, आप सोचेंगे अच्छा 100 नंबर का पेपर है, मैं 60-70 नंबर कर लूँगा, आसानी से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जबकि अभी हमने देखा है कि कट ऑफ कितना जा रहा है, 70-80 नंबर तक आपके कट ऑफ जा रहे हैं। तो अगर आप 60 नंबर करके आ रहे हैं तो आप एकदम रेस में ही नहीं हैं। तो आप कैसे करेंगे? अपनी तरफ से आपको 100% देने का मतलब नहीं कि आप 100% अपनी तरफ से दीजिए, ये देखिए कि आपको कितना देना है, कट ऑफ कैसे रहेगा। ओके, तो ये तो है पहली मिस्टेक कि आप अपडेट रहिए अपने जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उसके सिलेबस, पैटर्न और कट ऑफ को लेकर के। अगर आप अपडेट नहीं हैं तो आप रेस से पहले ही बाहर हो चुके हैं।
दूसरी मिस्टेक क्या होती है कि डू नॉट फॉलो अ प्रॉपर रूटीन। ये बहुत बड़ी मिस्टेक इसे मैं समझता हूँ, या कह दूँ सबसे बड़ी मिस्टेक्स में से ये एक है कि कोई भी अगर एस्पिरेंट है जो अपना प्रॉपर रूटीन नहीं फॉलो करता है, दिन भर का कह लूँ, तो वो अच्छे तरीके से तैयारी तो नहीं होती है, वो तो अलग ही बात है, वो अपनी पूरी तरीके से जिंदगी भी बर्बाद करने की तरफ वो एकदम बढ़ जाता है। ठीक है, केवल आपका बैंक में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आप बैंक को छोड़ दीजिए, आप प्राइवेट जॉब भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां भी एक प्रॉपर रूटीन आपको फॉलो करना होता है। तो आपको अगर आदत ही नहीं है प्रॉपर रूटीन फॉलो करने की, तो आपके लिए पूरी जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि आप अपने आप को प्रॉपर रूटीन बनाइए, और वो कोई तीसरा थर्ड व्यक्ति कोई नहीं करेगा। जैसे आप लोग कहते हैं कि कोई बता दे आपको टाइम टेबल क्या फॉलो करना है, किसी और के टाइम टेबल को फॉलो मत करिए। आपको बस ये बताया जा सकता है, गाइड किया जा सकता है टाइम टेबल या रूटीन को लेकर के, लेकिन टाइम टेबल आपको खुद अपना बनाना चाहिए। कि आपको पता है कि आपके साथ कंडीशंस क्या हैं, कोई जॉब कर रहा होगा, कोई जॉब नहीं कर रहा होगा, किसी के साथ कुछ और प्रॉब्लम होगी, किसी के साथ फिजिकल प्रॉब्लम होगी, किसी के साथ पारिवारिक कुछ प्रॉब्लम होगी, तो वो सब चीज़ें आपको लेकर के अपना टाइम टेबल खुद बनाना चाहिए। और जो भी आप टाइम टेबल बनाइए उसको फॉलो करिए, तभी आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को ले लीजिए, उनके पास पूरा दिन भर का टाइम टेबल होता है, कितने बजे उन्हें उठना है, कब उन्हें एक्सरसाइज करनी है, कब उन्हें नाश्ता करना है, कब उन्हें ऑफिस जाना है, ऑफिस में क्या काम करना है, सब उनका एकदम डिसाइडेड होता है। तो आपको अपने दिमाग पे प्रेशर देने की जरूरत नहीं पड़ती है कि अब कल आप उठेंगे तो सोचेंगे कि आपको कल क्या पढ़ना है। ओके, और आपका ये भी कोई डिसाइडेड नहीं है कि अच्छा अभी मेरे पढ़ने का समय है तो अभी मैं बाहर नहीं जा सकता, अभी आपके पढ़ने का समय है, आपका दोस्त है, आप घूमने चले गए, फिर लौट के 1 घंटा टीवी देख लिया, उसके बाद फिर शाम हो गई, खाना खाया, सो गए, थोड़ी देर इंटरनेट पे टाइम बिता लिया, बस हो गया दिन खत्म। जब तक आप प्रॉपर रूटीन नहीं बनाते हैं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर रूटीन बनाइए और उसको फॉलो करिए। ठीक है, उसको लिख करके कहीं चिपकाने की जरूरत नहीं है, उसको फॉलो करने की जरूरत है, दिमाग में अपने रखिए। जब आप रूटीन बना के रखते हैं अपना एक प्रॉपर, तो उससे होता क्या है कि आपको जो आप इनपुट दे रहे हैं वो दिखता है। ठीक है, अगर आप 2 घंटे भी पढ़ते हैं तो दिखता है, वैसे अगर आप तोड़ तोड़ करके पढ़ेंगे तो दिन भर में अगर 2 घंटे पढ़ेंगे 5-5 मिनट दे करके, तो दिखेगा नहीं, ना तो उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर। और ये जो रूटीन है वो दिन भर को लेकर के तो है ही, साथ ही साथ जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है स्टडी का एक अपना रूटीन होना चाहिए, रेस्ट का भी रूटीन होना चाहिए। मतलब आप 4 घंटे लगातार बैठ के पढ़ भी नहीं सकते हैं। रूटीन आप अपना ऐसा बनाइए कि 45 से 50 मिनट के बीच में आपको कम से कम यहाँ पे 5 मिनट का गैप लेना है। कम से कम ये गैप है, 5 से 10 मिनट का गैप आपको लेना है। और इस गैप में आपको टीवी वगैरह कुछ नहीं देखना है जो कि आपके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करे, अपने आप को रिलैक्स करना है, उसके बाद फिर से आपको जुटना है पढ़ाई पे। ठीक है, इससे ज़्यादा का गैप अगर आप मतलब लगातार पढ़ाई करते हैं तो वैसे ही आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिर कुछ जाता नहीं दिमाग में। तो रेस्ट का भी एक अपना रूटीन बनाइए, स्टडी का भी रूटीन बनाइए। और ये जो एग्ज़ाम लिखा हुआ है इसका मतलब एग्ज़ाम का कोई रूटीन नहीं। एग्ज़ाम का मतलब क्या है यहाँ पे लिखने का, कि ज़्यादातर बच्चों को मैं देखता हूँ 60 से 70% बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जब एग्ज़ाम आने वाला है, जैसे अगर मेरा फेब में एग्ज़ाम है, ठीक है, तो फेब में अगर एग्ज़ाम है, मान लीजिए 15 तारीख को मेरा एग्ज़ाम है, तो क्या करेंगे कि 1 महीना पहले 15 जनवरी से पढ़ना वो शुरू करेंगे। अच्छा, 15 तारीख को अगले महीने एग्ज़ाम देना है तो वो पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे एग्ज़ाम 15 तारीख को ओवर हुआ, नेक्स्ट एग्ज़ाम मान लीजिए आपका पड़ता है जून में पड़ता है, ठीक है, जून में आपका एग्ज़ाम है, तो क्या करेंगे, अच्छा अभी तो बहुत टाइम है, फिर 1 महीने का गैप देंगे, फिर अप्रैल आ जाएगा, अप्रैल में वो थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ा पढ़ाई का केवल बहाना बनाएंगे, फिर मई आएगा तो 1 महीना पहले फिर से पढ़ने बैठ जाएंगे। तो ये जो आपका गैप हुआ मार्च, अप्रैल और मई का, ये जो आपका मार्च या अप्रैल का भी अगर गैप ले लूँ, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। क्यों? ये उसी तरह है जैसे आप अगर 60 की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं, 60 किलोमीटर की रफ्तार से आप चला रहे हैं, उसके बाद आपने क्या मार दिया, एकदम ब्रेक मार दिया, 60 किलोमीटर से सीधे आप आ गए 5 किलोमीटर पे, फिर 5 किलोमीटर से आप चल रहे हैं तो फिर आपको 60 किलोमीटर के लिए टाइम लगेगा बनाने में स्पीड। जबकि अगर आपने ब्रेक नहीं मारा होता, तो अगर आपने थोड़ी रफ्तार धीमे भी कर ली होती, 60 से आप 50 पे आ जाते तो चलता। अभी एग्जाम टाइम में आप अगर समझ लीजिए कि 24 घंटे में कम से कम 12-15 घंटे, 10 से 15 घंटे पढ़ रहे हैं, और अभी आपका एग्जाम आसपास नहीं है, तो 10 से 15 घंटे को कम करके आप 8 घंटे कर लीजिए, 7 घंटे कर लीजिए। लेकिन ये 10 से 15 घंटे होता है और एग्जाम ओवर होने के बाद 0 आवर होता है, तो ये बहुत नुकसानदेह होता है। तो इसको आप हमेशा दिमाग में रखिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इतना ज़्यादा प्रिपरेशन में टाइम नहीं लगेगा। जो इतना 4 साल 5 साल का टाइम लगता है वो इसी वजह से लगता है, उसको आप बचा सकते हैं। ठीक है, उस टाइम को आप अपनी जॉब करने में बिता सकते हैं, क्योंकि आप
अगर लेट से ज्वाइन करेंगे तो आप उतने कम सीनियर होंगे, अपने अपने ही साथ के बच्चों से कम सीनियर होंगे, तो वो सब चीज़ें आपको दूरदृष्टि लेकर के चलनी होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तीसरी जो मिस्टेक होती है वो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो स्मार्ट वर्क को अवॉइड करते हैं। ठीक है, होता क्या है, ज़्यादातर लोग या तो हार्ड वर्क करते हैं या तो कुछ करते ही नहीं है। आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, हार्ड वर्क का मतलब एकदम जुटे ही नहीं रहना है पढ़ाई पे, स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है यहाँ पे, स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं कि आपको सारी शॉर्ट ट्रिक्स रट लेनी है, कोई किताब खरीद लेनी है उससे सारी शॉर्ट ट्रिक्स रट लेनी है, वो नहीं मतलब है। स्मार्ट वर्क का मतलब है कि आपको अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन करना होगा, कि आपको देखना होगा कि पैटर्न क्या पूछा जा रहा है, सिलेबस क्या है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले उनको आपको तैयार करना होगा। और जो क्वेश्चंस ज़्यादा आपको चाहिए, मतलब जो आपको लग रहा है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आप मिनिमम टाइम में कैसे कर सकते हैं, ये तरीका आपको सीखना होगा। वरना मेहनत तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, मेहनत करने का मतलब नहीं, यहाँ पे एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आपको बनाना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, जैसे अगर आपको पता है कि आपको 2 महीने बाद 60 मिनट का पेपर देना है, तो इस टाइम मैनेजमेंट को आपको 2 महीने पहले से ही फॉलो करना होगा। आपको कम से कम दिन में एक बार तो खुद से ही कोई मॉक टेस्ट देना होगा कि 60 मिनट के अंदर आप दे पा रहे हैं नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको पूरा अच्छे नंबर लाने हैं, 60 में से 50 नंबर, लेकिन आपको इसकी आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है, ये सब काम आपको पहले से करके रखना होगा। सबसे पहला काम क्या होता है, कॉन्सेप्ट को सीखना। सीधे आप शॉर्ट ट्रिक पे आएंगे तो अपनी लाइफ को आप स्पॉइल कर रहे हैं, मतलब आपको पता नहीं होगा कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट पे जोर डालिए। कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी आप प्रॉब्लम को लीजिए, पहले उसके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करिए। कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर हो जाता है तो शॉर्ट ट्रिक्स पे आप आ जाइए और आसानी से आप समझ सकते हैं कि जो क्वेश्चन कोई व्यक्ति कर लेगा, सॉल्व कर लेगा, मतलब मैं नहीं कह रहा सॉल्व नहीं कर पाएगा, वो 2 मिनट में करेगा और आप उसे 20 सेकंड में करेंगे। तो ये जो आपका डिफरेंस है वही आपको आगे ले जाएगा। ठीक है, तो ये तभी होगा जब आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करें, उसके बाद आप शॉर्ट ट्रिक पे आ जाइए, तो आप बहुत आसानी से कोई भी क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछेगा आप कर पाएंगे उसे। ओके, खुद से अपनी शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हैं, कोई और नहीं बनाता है, इंसान ही बनाते हैं, और आप भी बना सकते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। और टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ही जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं 3 सेक्शन की या 4 सेक्शन ले लूं, एक ले लूं मैं मैथ्स का ले लूं, रीजनिंग का ले लूं, जीएस का ले लूं और इंग्लिश का ले लूं, ठीक है, कंप्यूटर का छोड़ भी देता हूं, तो अब मुझे अगर पता है कौन से सेक्शन में मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उस हिसाब से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा और उस हिसाब से टेस्ट की तैयारी। मुझे पता है जीएस या जीके या करंट अफेयर या जनरल अवेयरनेस, कुछ भी कर लीजिए, इसमें अगर मुझे पता है तो मैं 1 सेकंड लगाऊंगा केवल ऑप्शन को देखने में, नहीं पता है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ किसी भी देश का नाम ले लेते हैं, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने, मैं पूछता हूँ अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने हैं, ठीक है, तो अगर मुझे पता है तब तो मुझे केवल ऑप्शन देखने की जरूरत है, अच्छा अमेरिका के राष्ट्रपति ये बने हैं और इनको टिक करना है मुझे, ठीक है। लेकिन अगर मैंने सुना ही नहीं अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो मैं उस क्वेश्चन को 20 बार पढ़ूं या 50 बार, क्या आंसर मिलेगा क्या, या उस पर आप कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस पे मुझे पता है कि मुझे कम टाइम लगेगा करने में, ठीक है। मैथ्स का मुझे पता है कि इसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है अलग अलग क्वेश्चंस के हिसाब से, पेपर मॉडरेट लेवल का होगा तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, डिफिकल्ट होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। रीजनिंग का भी यही हाल है, तो अपने आप को उसी तरीके से आपको मैनेज करना होगा, टाइम मैनेजमेंट उसी तरीके से डेवलप करना होगा शुरुआत से ही। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूं, अगर चौथी जो मिस्टेक है वो बहुत सारे लोग करते हैं, वो क्या है कि वो प्रैक्टिस वर्क को अवॉइड करते हैं। आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट भी डेवलप कर लिया, ठीक है, कॉन्सेप्ट सीख गए, क्वेश्चन कैसे बनता है और बेसिकली पूछा क्या जा रहा है और कैसे आपको निकालना है पता है, ठीक है, और आपने जो उससे रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स हैं कुछ आपने वो भी क्या कर ली, लर्न कर ली है, आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये उसी तरीके से है जैसे मैं आपको क्या करूं, कार चलाना सिखा दूं, ठीक है, बता दूं ये आपका क्लच है, ये आपका गियर है, ये स्टीयरिंग है, सब कुछ बता दूं, ठीक है, कि कैसे आपको कार चलानी है, कैसे करना है, गियर लगाना है, सब कुछ बता दूं, लेकिन उसके बाद सीख गए आप और उसके बाद आपने कार कभी चला ही नहीं। 1 साल बाद अगर मैं आपसे कहता हूँ अच्छा जी चलिए कार चला के दिखाइए, तो क्या आप चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे, एक्सीडेंट ही करेंगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप केवल सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट को लर्न कर रहे हैं वन टाइम, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उस पे क्वेश्चंस की, तो आप समझ लीजिए कि रेस में नहीं रह पाएंगे। आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे लेकिन ज़्यादा टाइम लगेगा। प्रैक्टिस जब आपकी होती है तो जैसे आपने नाम सुना होगा ब्रूस ली का, उन्होंने बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड किया था, वो मसल्स मेमोरी का कॉन्सेप्ट था। मतलब मसल्स मेमोरी का मतलब जो काम हम बार बार करते हैं उसकी हमको आदत सी हो जाती है। तो अगर आप प्रैक्टिस वर्क नहीं करते हैं या अवॉइड करते हैं तो आपके दिमाग की भी जो कह लीजिए कि
मेमोरी है वो बहुत ही लो हो जाती है। अब आपको 2 गुणे में 4 करना है तो भी आप कहेंगे 2 गुणे में 4, तो ये 2 सेकंड लगेगा, बताएंगे 8। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस बनी रहती, कितने सारे कैलकुलेशन तो आपके दिमाग में फीड रहते हैं, केवल आपने देखा और कर दिया आपने। ठीक है, ऐसी बात होती है। तो प्रैक्टिस वर्क तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। कॉन्सेप्ट को सीखिए, लर्न करिए, लेकिन प्रैक्टिस उस पर जरूर करिए। ठीक है, आपने एक कहानी सुनी होगी किसी बच्चे की कि जिसका एक हाथ नहीं था, उसने केवल पूरी जिंदगी में उसने मूव सीखे थे, उसकी बहुत हजारों बार प्रैक्टिस की थी और वो चैंपियन बना था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने एक मूव सीखा था लेकिन उसकी प्रैक्टिस बहुत बार की थी। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो 10 तरीके सीखते हैं लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो वो फेलियर होते हैं। आप एक ही तरीका सीखे लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा बार प्रैक्टिस करिए कि आपको जब भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसे कर पाए। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे डू नॉट फोकस ऑन इंटायर सिलेबस और सब्जेक्ट। कि कई लोगों को ऐसे होता है कि जैसे प्रैक्टिस के लिए अवॉइड करते हैं, जैसे जिनका मैथ कमजोर होता है, रीजनिंग कमजोर है, इंग्लिश कमजोर है, तो आप ये देखेंगे कि जैसे ही आप इंग्लिश जैसे कमजोर है आपकी, तो आप अगर टेस्ट भी दे रहे हैं, मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, इंग्लिश वाला सेक्शन आता है ना, तो ऐसे बेमन का दे देते हैं, चलो कोई भी मार दिया, टिक मार दिया, खत्म हो जाएगा किसी तरह। ठीक है, तो क्या होगा इससे कि उससे आपका ही नुकसान हो रहा है। आपको हर एक सेक्शन को क्लियर करना है। ठीक है, अगर बैंक की बात करूं तो यहाँ पे तो ज़्यादा ही है, सेक्शनल कट ऑफ है। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब मैथ्स में भी क्लियर होना है, इंग्लिश में भी क्लियर होना है, रीजनिंग में भी, जीएस में भी, कंप्यूटर में, सब में अलग अलग आपको क्लियर होना है, फिर ओवरऑल क्लियरेंस आपको निकालनी है। ठीक है, तो अगर आपकी इंग्लिश कमजोर भी है तो उसका बहाना करके उसको छोड़ नहीं सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैथ में मान लीजिए 50 नंबर का पेपर है, आप 45 नंबर करके आए, रीजनिंग में आप 50 का 50 कर लिए, जीएस में भी 50 कर लिए, कंप्यूटर में आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है तो 20 नंबर पूरा कर लिए, इंग्लिश की बात आई तो इंग्लिश में आप 0 नंबर पाए, तो आप क्या कहेंगे, इतने अच्छे नंबर मैंने पाए हैं, मुझे ले लीजिए। कोई लेगा? नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि इंग्लिश में आप फेल हो गए हैं। ठीक है, तो आपको हर एक सेक्शन पे बराबर मेहनत करनी होगी, किसी सेक्शन पे पीएचडी नहीं करनी है। मैथ आपको बहुत पसंद है, अगर आप मैथ बैकग्राउंड से सोचिए मैं मैथ ही मैथ पढ़ता रहूं, ठीक है, बहुत तेज हो जाएगी मैथ मेरी और मैं एकदम झट से कर लूंगा। आप 50 क्वेश्चन भी कर लेंगे मैथ के, एकदम सही कर लेंगे, तो उससे होगा क्या? कुछ नहीं होगा उससे, अगर आप एक सेक्शन में 1 नंबर या 0.25 नंबर से भी अटक जाते हैं तो कोशिश करिए कि पूरे सिलेबस और पूरे सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान दीजिए और बराबर प्रैक्टिस करिए सब की, किसी को अवॉइड मत करिए। 5वीं जो मिस्टेक होती है, ये मैं कहूँगा ज़्यादातर लोग आपको ये मिस्टेक के तौर पे नहीं आपको बताएंगे, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ एक कंपटीटर की लाइफ से, मैं जहाँ तक सीखा हूँ, मुझे लगता है ये आपकी ऐसी एक मिस्टेक है जो कभी जग जाहिर नहीं होती है। ठीक है, कभी जग जाहिर नहीं होगी, ना तो आपको कभी ये मिस्टेक के तौर पे लगेगी। जब भी आप अपने आप को कंपेयर करते हैं अदर से, अदर से क्या मतलब है? अदर से मतलब ये होता है जैसे आप मान लीजिए कि प्रिपरेशन करने न्यू दिल्ली आ गए, तो यहाँ पे आप आके देखेंगे कि यहाँ पे कुछ बच्चे आपको मिलेंगे जो बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बहुत ज़्यादा तेज होंगे। मतलब आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपको 10-10 आंसर बताएंगे उसको। ठीक है, कैसे किया जा सकता है। एक क्वेश्चन आपने दिया, आपको सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे, बल्कि उसको 3-4 तरीके सॉल्व करके दिखाएंगे, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन आप जब ये पाएंगे कि उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप अपने आप को कंपेयर करेंगे, जी इतने तेज बच्चों का जब अगर नहीं हो पा रहा है सिलेक्शन, तो मुझे तो अभी कुछ आता ही नहीं, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? तो जहां आपने ये प्रवृत्ति अपने अंदर डेवलप कर ली, कंपेयर करने की, दूसरे से कंपैरिजन करने लगे दूसरे से कि अच्छा ये तो इतना तेज है, मैं तो कुछ नहीं हूँ उसके मुकाबले, उसका नहीं हो पाया तो मेरा कहाँ से पाएगा, एग्जाम बहुत टफ है, पता नहीं कैसे लोग सेलेक्ट होते हैं, जैसे कि आप खत्म वहीं से। आप समझ लीजिए कि 60-70% आप अपने आप को उसी समय से रेस से बाहर कर लेते हैं जब आप कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। कंपैरिजन में सिर्फ यही नहीं है, कंपैरिजन में एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि कंपेयर करने में सिर्फ तेज बच्चों से ही नहीं, कंपेयर करने में आप अपने से कम तेज बच्चों से भी धोखा मत खाइएगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि बस सबसे बड़े तुर्रम खां वही हैं, अब उनके आगे और कोई टिक ही नहीं सकता है। ठीक है, सब चीज़ उन्हें आती है, आप उन्हें कुछ भी बताइए, वो IBPS से भी आके अगर कोई बता देगा उनको कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो वो कहेंगे तुम अपना काम करो, मुझे पता है, सब कुछ कर लेता हूँ मैं, कोई किसी को सलाह की जरूरत नहीं है। तो ऐसे केस में जहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, कंपैरिजन में अपने आप को सबसे ऊपर जो रखने लगते हैं लोग, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। क्यों? क्योंकि जब आप ऐसे करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। कम कैसे हो जाते हैं? क्योंकि फिर आप अपने आप को डाइवर्सिफाई नहीं कर पाते हैं। डाइवर्सिफाई का मतलब क्या है कि आप अपनी गलतियां ही नहीं देख पाते हैं। अगर आपको कुछ गलत भी लगता है तो उसको आप जबरदस्ती सही करने में ही लगे रहते हैं। तो ऐसा भी मत करिए कि अपने आप को सबसे ज़्यादा बेहतरीन समझने लगिए, और ऐसा भी मत करिए कि अपने आप को सबसे ज़्यादा गिरा हुआ समझने लगिए। अपने आप का जो कंपैरिजन है वो अपने आप खुद से करिए। कल आपने
आपने कोई टेस्ट दिया था उसमें आपने 30 नंबर पाए, आज आपने 35 नंबर पाए, मतलब आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है। दूसरे ने दिया था 60 नंबर में से उसने 50 पाए, आज उसने 60 में से 60 पाए, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मुझे अपनी कंपैरिजन और अपने एम पे फोकस रखना है, दूसरे के नंबर और उसके एम पे फोकस नहीं रखना है। ज्यादातर बच्चे यही दुखी होते हैं, अपने इस नंबर से नहीं दुखी हैं, दूसरे के 50 और 60 नंबर से दुखी हैं, मतलब अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा अगर करते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात आपके सामने आएंगे। तो ऐसे क्या होगा कि अगर आप कंपेयर करेंगे, आज को 35 आए, कल इससे कंपेयर कर लिया तो कल को हो सकता है 25 ही आए, ठीक है। इस दुख में कि मेरा बहुत कम यहाँ पे चांसेस है सिलेक्ट होने का। आप अपने आप को देखिए, 5 नंबर तो बढ़ा, कल को 40 नंबर हो जाएगा, फिर 50 नंबर हो जाएगा, ठीक है। आप अपने आप को देखिए, जैसा मैंने पहले स्लाइड में कहा कि कट ऑफ देखिए, पैटर्न देखिए, उस हिसाब से तैयारी को अपने करिए। दूसरा कितना नंबर पा रहे उससे हमसे क्या मतलब, वो 60 पाए या पूरा 100 का 100 पा जाए, उसका सिलेक्शन होगा, आपका नहीं होगा, ठीक है। या फिर उसके 20 नंबर पाने से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, दोनों चीजें हैं। तो अपने आप की प्रोग्रेस खुद नोट करिए, दूसरे से कंपेयर नहीं, खुद से कंपेयर करना सीखिए अपने आप को। तो ये तो थी कुछ 5 मिस्टेक जो मेरे ख्याल से अगर आप इनमें अगर कहीं फंसे हुए हैं तो इनसे आप निकलने का प्रयास करिए और खुद ही देखेंगे, अगर आप खुद से अपना के रखिए। देखिए, कहते हैं कि अगर आप किसी भी आदत को, अगर आपने किसी भी आदत को अगर 40 दिन कर लिया, ऐसा कहते हैं कि अगर आपने 40 दिन उसको अपना लिया तो वो आपको फिर उसको याद नहीं रखना। मतलब अगर आप आदत डाल लेते हैं 40 दिन आपको 5 बजे उठना है, ठीक है, ये आदत आप डाल लेते हैं 40 दिन कैसे भी मुझे 5 बजे उठना ही है, तो 41वें दिन से कहते हैं कि ये 5 बजे उठने के लिए आपको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 5 बजे अपने आप आपकी नींद खुल जाएगी, ठीक है। तो अपने आप में ये सारी आदतें आप खुद से डेवलप करिए। शुरुआत में कठिन होगा, लेकिन एक बार आप डेवलप कर लेंगे तो फायदा भी आपको ही होगा। और ये सारे फायदे जो हैं ये केवल एक एग्जाम तक सीमित नहीं है, लाइफ टाइम आपको बहुत फायदा मिलेगा इससे, ठीक है। तो ये वीडियो मैं इसी नोट पे आपसे यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा कि ये ध्यान में रखिए कि जिनका भी सिलेक्शन होता है वो भी आपकी तरह ही लोग हैं, और जिनका नहीं भी होता है वो भी आपकी तरह ही लोग हैं। डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसे और आपने उसमें कितना एफर्ट और कितना डेडिकेशन आपने वहाँ पे डाला है। तो वो अगर आपने अच्छी तरीके से डाला है, प्रॉपर तरीके से, जैसे अगर मैं बैंक की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, बैंक की तैयारी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने प्रिपेयर क्या किया है, मैथ्स में ज्योमेट्री प्रिपेयर किया है, ट्रिग्नोमेट्री प्रिपेयर किया है, और क्या प्रिपेयर किया है, यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट को प्रिपेयर किया है और अलजेब्रा को प्रिपेयर किया है। अगर मैं बताइए, कोई मुझसे आगे पूछता है कि आपने मैथ्स तैयार किया, हाँ मैथ्स मैंने तैयार कर ली, इतनी सारी चीज़ें मैंने एकदम रट मारी है कि आप कहीं से भी कुछ पूछे मैं सब बता दूंगा। तो अब बताइए, मेरा सिलेक्शन होने का चांस है, ऑल्दो मैंने 100% मेहनत की है, ठीक है। वो हार्ड वर्क वाली चीज़, हार्ड वर्क पूरा है एकदम 100%, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे डेडिकेशन भी मेरा पूरा है, एकदम अच्छे से प्रिपेयर की है। लेकिन यहाँ पे मिसिंग क्या है, पैटर्न मिसिंग है, ठीक है, सिलेबस मिसिंग है, वो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मुझे पता ही नहीं कि ये सारी चीज़ें तो आती ही नहीं है। ज्योमेट्री से कभी एक आध क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें आती नहीं, सारे एसएससी की चीज़ें मैंने तैयार करके बैठा हुआ हूँ। तो बताइए मेरा सिलेक्शन हो सकता है? नहीं। हार्ड वर्क कर रहा हूँ, डेडिकेशन है, सब कुछ है, सीरियस भी हूँ, ठीक है, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन सिलेक्शन कैसे नहीं हो रहा है? क्योंकि पैटर्न नहीं पता, सिलेबस नहीं पता, अपडेट नहीं हो चीज़ों को लेकर के, किसी से पूछा नहीं, किसी की सलाह नहीं मानी, कहाँ सिलेक्शन होगा? नहीं हो सकता है। तो हमेशा अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए, प्रिपेयर, कोई भी चेंजेस होते हैं तो उसके प्रति अपने आप को ऐसे मत रखिए कि जैसे बहुत सारे लोगों में देखता हूँ, कुछ भी चेंज होगा हाय तौबा तुरंत मचा देंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप तैयार मतलब ऐसे मत करिए कि कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो उसको अपने ऊपर हावी होने, आप चेंजेस के ऊपर हावी हो जाइए, चेंजेस को अपने ऊपर हावी होने मत दीजिए। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी भी क्या कमजोरियां हैं वो भी आप खुद से देख के आप बता सकते हैं, किसी और से मत पूछिए, खुद से देखिए और आप मुझे बताइए कि आपकी क्या कमजोरियां हैं जो इसमें आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और लोगों के साथ भी इसे शेयर करिए, जिससे और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। बहुत सारे लोग इसमें फंसे रह जाते हैं, आप भी उनकी हेल्प करिए, मैं तो कर ही रहा हूं, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो सके। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एंड बाय।